ये जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स ने एक चीज बहुत क्लियर कट देख रखी है कि वो समय समय पर अपने लिए कुछ दुश्मन निर्धारित करते हैं। कभी वो मुसलमान की शक्ल में होते हैं, कभी कोई आदिवासी की शक्ल में वो दुश्मन तैयार करते हैं, कभी किसी दलित की शक्ल में वो दुश्मन तैयार करते हैं, कभी किसी नॉर्थ ईस्ट की जो है शक्ल में वो लेते हैं, कभी भाषा की लाइन पर, कभी क्षेत्र की लाइन पर। हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से वो राजनीति अपना दुश्मन तलाशती है और हर बार एक नया दुश्मन तलाश करके वो हमें और इस देश के संविधान को जो है कमजोर करने का कोशिश करती है। ये पहली बार नहीं हुआ था और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अचानक से 2014 में शुरू हो गया। ये इससे पहले से चली आ रही चीजें थी। ये जहर, इसका फायदा होता हुआ हम लोगों ने बखूबी देखा है कि किस एक पार्टी को इसका फायदा होता है, वो बीजेपी है, जो हर बार इसको चुनावों में किसी न किसी तरीके से उसका फायदा लेने की कोशिश करती है। किसी की कास्ट की लाइन पर, किसी की रिलीजन की लाइन पर, किसी की रीजन की लाइन पर, किसी की भाषा, किसी का धन, किसी का पहनावा, किसी का कुछ और चीज, अलग अलग चीजें जिसकी लाइन पर मार्किंग करके हमारे देश में दरअसल एक पार्टी सत्ता पे कब्जा कर करके बैठी हुई है और वही राजनीति उसे आगे बढ़ा भी रही है और इसीलिए वो हर बार अपना दुश्मन बदल लेते हैं। उन्होंने तय किया हुआ है कि वो अपना दुश्मन अपने ही भीतर से खोजेंगे, कहीं दूर नहीं जाते हैं। वो अपना दुश्मन आपके ही आसपास से खोज करके लाएंगे जिस पर कि आप जल्दी से हमला कर सकें या वो आपके ऊपर हमला कर सकें। शायद हमें पूरी प्रोसेस को फिर से समझने की जरूरत है कि जब कोई रेप के आरोपी निकल करके आते हैं, उसे पार्टी के लोग माला पहना रहे हैं और जो लोग माला पहना रहे हैं वो लोग चुनावों में जाते हैं, वो चुनावों में जीत भी रहे हैं। इसी तरीके की प्रोफाइलिंग हमने इस देश के पढ़े लिखे लोगों के बीच में देखी कि उनकी किस तरीके से प्रोफाइलिंग हुई। हमने जेएनयू के केस में भी देखा कि उस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने के लिए कितने तरीके के षड्यंत्र रचे गए। उसके लेकर के जनता के बीच में कैंपेन चलाया गया कि इस यूनिवर्सिटी को तो बुलडोजर चला देना चाहिए, कोई कहता था कि इसके ऊपर तोप चला देनी चाहिए, कोई कहता था इसके छात्रों को जेल में डाल देना चाहिए था, कोई कुछ और कह रहा था और उस विश्वविद्यालय को बर्बाद करने का काम किया। हमने ये भी देखा कि जो लोग विश्वविद्यालय के बाहर थे, इस देश के संविधान के बारे में बातें कर रहे थे, इस देश की जो खूबसूरती उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी भी हत्याएं की गई। कलबुर्गी, दाभोलकर, पंसारे, गौरी लंकेश से याद आया, गौरी लंकेश का हत्यारा कल बीएमसी के चुनाव में जीत गया। ये एक सोचने वाली बात है कि ऐसे व्यक्ति जो हमारे देश के जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पूरे समाज की संपत्ति है, उनकी हत्या कर देते हैं और वो हत्यारे चुनावों में जीत जाते हैं। तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की एक प्रोफाइलिंग की, फिर प्रोफाइलिंग उन्होंने पढ़ने लिखने वाले लोगों की किसी को नक्सली बताया, किसी को खालिस्तानी बताया, किसी को और कुछ बताया, किसी को पाकिस्तानी बता करके और एक प्रोफाइलिंग की और उनके खिलाफ एक मुहिम चली और इस तरीके के लोग तैयार कर दिए सोसाइटी के भीतर, जो उनके ऊपर जहां कहीं भी मौका देखते हैं वो उनके ऊपर हमला करना शुरू करते हैं। हमने इसी तरीके की कैंपेन बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आदिवासी इलाकों में भी देखी है, जहां आज की तारीख में ये स्थिति हो गई है कि आदिवासियों में उन आदिवासियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो हिंदुत्व की लाइन को छोड़ करके किसी दूसरे जो बिलीव में जो है भरोसा रखते हैं। कोई क्रिश्चियनिटी में भरोसा रखता है, कोई इस्लाम में किसी का भरोसा है, किसी का जैनिज्म में, किसी का बुद्धिज्म में, और उनको मार्क करके अब उनको ये हो रहा है कि किसी को कब्रिस्तान में जो है हिस्सा नहीं मिलने दिया जा रहा है, किसी को मरने के बाद अपने ही गांव में अपनी ही जमीन में नहीं दफनाया दिया जा रहा है, ना जलाने दिया जा रहा है। और एक तरीके की आदिवासियों के खिलाफ लड़ाने का एक काम हुआ और ये सिलसिला दरअसल अभी छत्तीसगढ़ में बहुत जोर शोर से चल रहा है और ये प्रोफाइलिंग की गई कि ये लोग वो हैं जो ओरिजिनल लाइन से हट गए हैं। इसी तरीके की कैंपेन दलितों को लेकर के चल रही है पूरे देश में। मुसलमानों को लेकर के तो हम बखूबी देख ही रहे हैं कि मुसलमानों को लेकर के तो एकदम खुलेआम दिखता है और हर जगह दिख रहा है। वो प्रोफाइलिंग कैसे की गई, उनके खाने पीने को लेकर के, उनके पहनावे को लेकर के तो प्रधानमंत्री जी खुद बोल चुके हैं कि कपड़ों से पहचान लीजिए। मंत्री
महोदय अलग अलग जगहों पर नारा देते घूम रहे हैं। हमने तमाम एजेंसियों का बिहेव भी देखा हुआ है, तमाम एजेंसी जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि इस देश की संवैधानिक मूल्यों को बचा के रखेंगे, इस देश की जो हमारी विरासत है उस विरासत को बचा करके रखेंगे, उन्हीं एजेंसीज ने आज की तारीख में एक सुपारी ली हुई है कि कैसे इन संवैधानिक मूल्यों को वो नष्ट कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं। हम सब लोग देख रहे हैं। जेलों में बंद जो लोग हैं उनका आप एक प्रोफाइल निकाल करके देख लीजिए, उनका सोशल प्रोफाइल निकाल करके देख लीजिए, कौन किस कैटेगरी से आता है, कहां से आ रहा है, सोसाइटी के किस हिस्से से आ रहा है, पता चल जाएगा। उमर का केस हम सबके सामने है, एक एग्जाम्पल है। हम एक दूसरा केस और बता देते हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी इलाका है, शिवनी और उसके आसपास का हिस्सा, वहां एक हमारे दोस्त हैं, रामदेव काकोड़िया नाम के आदिवासी व्यक्ति हैं, और लगभग 25-30 साल का नौजवान है। कुछ नहीं, सिर्फ एक आंदोलन चलाता है कि आदिवासियों को 2006 के जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके तहत जमीनों पर पट्टे मिलने चाहिए। ये सरकारी आदेश है, इसी के लिए कैंपेन चलाता है, दिन भर यही काम करता है। आदिवासियों को जुटाता है, कुछ उनके डॉक्यूमेंट तैयार करवाता है, ले जाकर के प्रशासन को देता है कि साहब ये एलिजिबल है, इसको पट्टा दीजिए, मैं एलिजिबल हूं, मुझे पट्टा दीजिए जमीन पर। बस इतना ही काम चलता है। उसके ऊपर एक केस लगा। केस क्या है कि उसने एक मोबाइल खरीदा, वो गांव में रहता है, उसने अपने दोस्त को पैसे दिए कि भाई जा बाजार जा रहे हो तुम मेरे लिए मोबाइल ले आना। दोस्त बाजार गया, पैसे लेकर के बाजार से मोबाइल खरीद लाया। दोस्त ने बिल अपने नाम पे बनवा लिया, कोई बात नहीं साहब, मोबाइल घर में आ गया। किसी ने एडवाइस किया कि ऐसा है, दोस्त के नाम पे मोबाइल है, किसी दिन प्रशासन वाले पंगा कर देंगे, जाके ऐसा करो, दुकानदार को बोलो कि अपने नाम पे बिल बनवा दे, तुम्हारे नाम अपने नाम पे बनवा लाओ। वो वापस गया, दुकानदार को बोला कि मेरे भाई इस बिल को मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो। दुकानदार ने दूसरा बिल बना करके दे दिया। जैसे बिल तैयार हुआ, पुलिस आई और 420 के मामले में उठा करके जेल में ले गई। आज 51 डेज हो चुके हैं, जमानत नहीं मिल रही है। बोले कि तुमने 420 की है, खुद ही का मोबाइल, खुद ही का पैसा, किसी तीसरे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन क्योंकि एक मोबाइल के 2 बिल हैं, तो बोले कि तुम जालसाजी में इन्वॉल्व हो, तुम ये जालसाजी करने के लिए सब काम कर रहे हो, ये सब फर्जी बिल बनवा रहे हो, इसीलिए उसको उठा करके जेल में डाल दिया गया। लोअर कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी रिजेक्ट कर दी। और ये ऐसी सिर्फ ऐसा ही नहीं है, रामदेव काकोड़िया तो इसलिए हम जिक्र कर पा रहे हैं क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूं। ऐसे लाखों लोग हैं आदिवासी इलाकों में जो इसी समाज के हिस्से हैं, लेकिन इसी नफरत की राजनीति ने, इसी प्रोफाइलिंग ने दरअसल उनको जेलों के पीछे पहुंचा दिया और किसी को जो है इस दुनिया से उठा दिया। तो जब हम लोग यहां बात कर रहे हैं साथियों, तो प्रॉब्लम यह है कि ये जो नफरत की राजनीति है, अगर ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता तो कोई अच्छा पुलिस वाला आकर के, कोई अच्छा ब्यूरोक्रेट आकर के इसको सॉल्व कर सकता था। लेकिन ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का मसला नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। ये दरअसल आज की तारीख में देखेंगे तो एकदम ग्राउंड से लेकर के, एकदम ग्राउंड जीरो से लेकर के पार्लियामेंट के भीतर तक आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसी तरीके की बातें की जा रही हैं, इसी तरीके की मार्किंग हो रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम इस पूरी प्रोसेस को एक बार फिर से समझेंगे तो शायद कुछ नए रास्ते की तरफ बढ़ सकते हैं। और ये हमारे लिए, ये हम सबका एक कलेक्टिव फेल्योर भी है कि शायद कुछ कमियां हम में भी रही होंगी कि हम इस खतरे को ठीक से पहचान नहीं पाए। इस देश का लिबरल तबका भी इस मामले में फेल रहा। उसे लगा कि शायद जब तक ये मुसलमानों तक चल रहा था तो उसे लगा वो खुद सुरक्षित है, कोई बात नहीं, मुसलमानों का नंबर आ रहा है तो देख लेने देते हैं। उसने उस तरीके की उसे परेशानी नहीं हुई। जब हमला नॉर्थ ईस्ट पे हुआ तब भी उसे लगा कि ये नॉर्थ ईस्ट का मसला हमारा नहीं है, तो इसलिए वो लिबरल तबका शांत बैठा रहा। पूरा मणिपुर जला दिया। हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से मणिपुर के साथ क्या हो रहा है, लेकिन पूरा देश, मणिपुर के बाहर का पूरा हिस्सा एकदम से शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। हम देख रहे हैं कि सेंट्रल इंडिया में नक्सलिज्म खत्म करने के नाम पर किस तरीके के ऑपरेशंस चल रहे हैं और पूरे आदिवासी खत्म कर दिए गए। और आदिवासियों को खत्म करके उनकी जमीनें जो हैं दे दी गई कॉर्पोरेट्स के लिए। हम तब भी चुप रहे।
हम नॉर्थ ईस्ट के मामले में भी चुप रहे, हम दलितों के मसले पे भी चुप रहे, हम जहां हमें जरूरत लगी, जहां हम लोग कर सकते थे, बहुत सेलेक्टिव होकर के अपनी सुविधा अनुसार हम लोग आए, और जितनी हमें लगा कि इतने से हमारा काम चल जा रहा है वो काम करके हम वापस चले गए। तो एक कमी हमारी भी रही कि हम शायद इस खतरे को ठीक से पहचान नहीं पाए। इस देश का लिबरल तबका भी उस खतरे को ठीक से नहीं पहचान पाया। अगर वो इस खतरे को ठीक से पहचान लिया होता तो आज इस देश की स्थिति ऐसी नहीं होती, शायद हम इसका मुकाबला करने में बेहतर होते। आज इतने कम लोग यहां नहीं होते, इससे बहुत ज्यादा लोग होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है, क्योंकि सबको लग रहा है कि अभी तो यह हमारा मसला है भी नहीं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम सभी को कलेक्टिवली ये देखना पड़ेगा कि इस नफरत की राजनीति का मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं, क्या हमारे पास रास्ते हो सकते हैं, और रास्ता हमारे पास, तरीका हमको इजाद करना होगा हमारे ही बीच से। एक रास्ता संविधान ने हम लोगों को दिखा रखा, हम उसी रास्ते आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम खतरे को आइडेंटिफाई करें। मार्टिन निमोलर ने हिटलर के दौरान पे कहा था कि पहले वो जो है यूनियनिस्टों के लिए आए, मैं चुप रहा क्योंकि मैं यूनियनिस्ट नहीं था। फिर वो कम्युनिस्टों के लिए आए, मैं चुप रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो किसी और के लिए आए, अंत में वो मेरे लिए आए, और जब वो मेरे लिए आए तब तक मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं बचा था। तो मुझे लगता है कि हमारी भी स्थिति वही है जो जर्मनी की थी उस दौर में, और जर्मनी के इंटेलेक्चुअल्स की थी, जर्मनी के लिबरल तबके की थी। तो हमें अभी भी मौका है कि हम अपने लोगों के लिए और अपने खुद के लिए खड़े हों, तो सही मायने में हम चकमा के लिए न्याय मांग सकते हैं, चकमा को न्याय दिला सकते हैं। और अगर हम ये काम करने में सक्सेसफुल रहे तो मुझे लगता है कि यही हमारे लिए एक बड़ी जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।